हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द प्रेसिडेंट का पार्ट 4। तो पार्ट 4 हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम डेट है 16 जुलाई 2020। तो आज अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम तक 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में और उसके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो हमारा सेकंड वो था लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या टर्म है और उसके साथ साथ क्या है जो ओथ है। और लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी परसों वाले लेक्चर में, क्या हमने पढ़ा था जो उसकी कंडीशंस हैं। और जो कल लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में और उसके साथ साथ जो वैकेंसी है कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो जाए पोस्ट पर तो क्या कुछ उसमें वहाँ पे कंडीशंस वगैरह हम एक्टिवेट करेंगे और क्या कुछ मतलब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्या पोस्ट संभालेंगे, चीफ जस्टिस संभालेंगे। तो इस तरह से और कि जो अभी तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे, अभी तक 1952 से लेकर के जितने भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे देश के, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर अभी तक आपने सभी लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे हैं तो इसमें आप जाकर के जो लेक्चर्स हैं वो हमारे देख सकते हैं। दो पॉलिटी बाय अंशुल सर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पर देख सकते हैं। और मैं क्या कर दूँ, आपका जो लिंक है वो भी इन तीनों वीडियोज़ का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है, तीनों पार्ट का हम वीडियो आपका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और क्या है जो हमारा जो लाइक है कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी बच्चों तक, ताकि सभी बच्चे क्या कर सके, जो वीडियो है उससे अपना नॉलेज बढ़ा सकें और एग्जाम क्लियर करने का अपना जो सपना है वो कंप्लीट कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें पावर्स एंड फंक्शंस जो भी हैं प्रेसिडेंट की, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पावर्स है उसके बारे में एक बार बेसिक में देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको एक एक डिटेल में कर लेते हैं। तो पहली पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। सेकंड पावर लेजिस्लेटिव पावर। जो हमारी थर्ड पावर है वो है फाइनेंशियल पावर। फोर्थ डिप्लोमेटिक पावर। फिफ्थ है हमारी मिलिट्री पावर। सिक्स्थ है हमारी इमरजेंसी पावर और सेवन हमारी पावर बच गई जुडिशरी पावर। तो ये 7 पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में दी गई है। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस आज वाले लेक्चर में और कल वाले लेक्चर में। तो ये 2 दिन ही हमारा लेक्चर चलेगा। आज हम देखने की कोशिश करेंगे ये 2 या 3 जो हम क्या है कवर कर दें, और बाकी की जो 4 है वो हम कल वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तब तक क्या है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं तब तक इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम अपना लेक्चर है जो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहली पावर एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें पहला स्टेप जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि जो जितने भी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, जितने भी वो एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाया गया है उनको लॉ को एग्जीक्यूट करेगी। तो जितने भी पावर्स वगैरह हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है वो सभी किसके नाम पर यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मली ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या है कि जितने भी पावर्स वगैरह हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह लिए जाते हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, फॉर्मली वो नाम प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मान लो कोई आर्टिकल 370 है वो हटाया गया था, तो वो हटा दिया गया, उसको एग्जीक्यूट करना कि भी बेस लेवल पे एक छोटे से छोटे लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करना। तो उसमें क्या है जो कानून बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उसमें नाम किसका चलेगा कि भी प्रेसिडेंट की परमिशन से हमने ये कानून बनाया है, तो फॉर्मली नाम किसका चलेगा, प्रेसिडेंट का चलेगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि जो एग्जीक्यूट एंड मेक ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस, तो जितने भी क्या है जो एग्जीक्यूट होंगे
जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सरकार के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर वगैरह दिए जाएंगे वो सभी क्या है, उन सभी के बारे में प्रेसिडेंट अपनी राय दे सकता है। वो कह सकता है कि हम इनको इस तरीके से क्या है, मतलब हाउ टू एग्जीक्यूट देम। तो जो ऑर्डर्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे लागू की जाएं उसके बारे में कौन बताएगा, वो प्रेसिडेंट है। वो अपनी सुझाव दे सकता है जब उसका मन चाहे, और क्या है जो इंस्ट्रक्शंस उसके जो है फॉलो की जाएंगी और उनकी इंस्ट्रक्शंस को, जो ऑर्डर्स हैं उनको माना जाएगा। तो ये सेकंड एग्जीक्यूटिव पावर। थर्ड जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कह रहा है कि जो मान लो बिजनेस है, बिजनेस किस तरह का हो सकता है कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है, या फिर जो भी मतलब स्टेट की जो एक तरह से गवर्नमेंट है उसका बिजनेस है, आपस में बिजनेस है, या फिर विदेशों के साथ जो बिजनेस है, उसमें जो बिजनेस है उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो होंगी, तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स वगैरह रेगुलेशंस हैं वो कानून वो राष्ट्रपति बना सकता है कि भी कैसे उनको क्या है जो ट्रांजैक्शन वगैरह वो की जाएंगी, उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स वगैरह रेगुलेशन है वो प्रेसिडेंट हमारे बना सकते हैं। और जो ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस है, यूनियन गवर्नमेंट की जितने भी, और जो क्या है जो बिजनेस है मिनिस्टर्स के, जो इनका जो बिजनेस है इसमें क्या होगा कि जो मिनिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगी, कुछ मिनिस्ट्रीज होंगी, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री है से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होनी है, कंसोलिडेटेड फंड से ज़्यादातर ये जो ट्रांजैक्शन है वो की जाती हैं। या फिर जो एक तरह से क्या है रोड मिनिस्ट्री ने कुछ ट्रांजैक्शन के लिए परमिशन चाहिए है, तो इस तरह से क्या है जो मतलब नया रोड वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि नया रोड अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे जो लोग जहाँ की ज़मीन ले रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा, तो वो सरकार के खाते से जाएगा, आरबीआई से जाएगा, तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट से जो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और प्रेसिडेंट वगैरह जो वो उसके बारे में रूल्स वगैरह बनाएंगे कि किस तरह से जो ये बिजनेस है वो चलेंगे और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि जो फोर्थ क्या कह रहा है कि जो ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। अभी आप सोचोगे कि प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति तो अपॉइंट नहीं करते हैं, तो इसमें क्यों कह रहे हैं, राष्ट्रपति इसलिए अपॉइंट करते हैं क्योंकि क्या होता है जो मेजोरिटी पार्टी होती है तो राष्ट्रपति उनको कहता है कि अपना जो हेड है वो चुन लीजिए, और उसके बाद क्या है वो उसको अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो एक तरह से जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका जो हेड होता है उसी को क्या कहते हैं, एक तरह से उसका जो एक तरह से हेड चुना जाता है जो पार्लियामेंट के लिए, उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और उसको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी और एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में देख लेते हैं किस किस को क्या कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह की जाती है। तो जो फिफ्थ पावर है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंडर वो क्या है, ही अपॉइंट्स। तो इसमें अपॉइंटमेंट देख लेते हैं किस किस की करता है प्राइम मिनिस्टर के अलावा। अटॉर्नी जनरल है जो हमारे, यानी कि एक तरह से जो सरकार के वकील हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो यूनियन गवर्नमेंट की क्या है वकील हैं, उनको क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनको अपॉइंट करते हैं। उसके साथ साथ जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इनका क्या काम होता है, ये है सीएजी, इनको कहते हैं सीएजी। तो सीएजी का काम कहता है जो सरकार के खाते हैं कितनी का कुछ ट्रांजैक्शन हुई, कितना जो उन्होंने फंड वगैरह रेज किया, कितना उसको यूज़ किया, कैसे कुछ यूटिलाइज किया, कहाँ कहाँ कितना यूज़ किया, तो उसको क्या है ऑडिटर का क्या है कि उसको खातों को ऑडिट करना कि कितना सरकार ने यूज़ किया है और कितना वहाँ पे कितना घोटाले वगैरह भी अगर किए हैं सरकार ने, तो वो भी क्या है जो सीएजी है वो उजागर कर सकता है। तो सीएजी के जितने भी हेड हैं, सीएजी जो भी है मतलब हमारे जो ऑडिटर जनरल हैं सीएजी हैं, उनको क्या करेगा, उनको अपॉइंट करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो अपॉइंट करेंगे। यूपीएससी जो है, यूपीएससी के जितने भी मेंबर हैं और उसके साथ साथ तो वहाँ के जो क्या है चेयरमैन है यूपीएससी के, उनको अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसके साथ साथ जो स्टेट पीएससी है, स्टेट पीएससी के क्या है जो गवर्नर, उसको क्या कौन करता है, जो स्टेट पीएससी है उसके हेड को, उसके मेंबर्स को और चेयरमैन को कौन करता है, जो स्टेट का गवर्नर है वो अपॉइंट करता है। तो ये आपके लिए एक अलग से फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिए कि जो मतलब क्या है सेंटर का कौन है यूपीएससी, तो वहाँ का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट उनको करेगा। और क्या है स्टेट का हेड कौन है, जो गवर्नर है, तो गवर्नर क्या करेगा, जो स्टेट के हेड गवर्नर है उसको चेयरमैन और मेंबर हैं जो स्टेट पीएससी के, उनको गवर्नर एक तरह से अपॉइंट करेगा। लेकिन जो गवर्नर है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, तो जो गवर्नर्स हैं स्टेट के, तो जितने भी स्टेट्स के गवर्नर हैं उन सभी को अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी।
नेक्स्ट इसमें क्या करें, किसको अपॉइंट किया जाता है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है, उसके जितने मेंबर्स वगैरह हैं या काउंसिल वगैरह कोई नई बनानी है तो वो भी जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं, वो क्या है, नई बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है और उसके साथ साथ जो स्टेट के आपस में रिलेशन है, जैसे मान लो हरियाणा का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन आपस में, या फिर जो हरियाणा पंजाब का रिलेशन आपस में, तो उनको क्या है, उनको कोऑपरेशन वगैरह में क्या है कन्वर्ट किया जा सके और कैसे उनको प्रमोट किया जा सके, एक तरह से अच्छे रिलेशन बनाया जा सके, इसके लिए क्या है काउंसिल वगैरह बनाई जा सकती है। तो वो कौन बना सकता है, हमारे राष्ट्रपति जी उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो चेयरमैन है एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो जितने भी मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, जो फाइनेंस कमीशन, अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, तो इसके जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया, उनको क्या करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अभी इसमें लास्ट बच गया आज का इसके इस टॉपिक का, इसमें जो लास्ट है वो क्या कर रहा है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एडमिनिस्टर करता है, यानी कि उनको एक तरह से उनको चलाता, कौन चलाता है, राष्ट्रपति चलाते हैं, किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू। तो जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं उसी तरह जो यूनियन टेरिटरी है उनमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू जो है उनको जो चलाया जाता है, एग्जीक्यूटिव वहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह फॉलो करवाए जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, गवर्नर, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से एलजीज वगैरह भी कहते हैं, और कई जगह अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी क्या है उनको जाना जाता है। तो इनको नोट कर लीजिए। अभी इसमें 1-2 पॉइंट और बच गए हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स में, वो भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए इसमें 1-2 पॉइंट और बच गए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कोई भी कमीशन बिठा सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि जो एससीज हैं, एसटीज हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए कोई भी कमीशन वगैरह है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे एससी क्या हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट्स, और एसटीज क्या हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जितनी भी एससीज हैं, एसटीज हैं और जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सब के लिए जो कमीशंस वगैरह हैं वो नए स्टार्ट करने हैं, उनको क्या है अपॉइंट करना है, वो कौन कर सकता है, हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसलिए इसके अलावा जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, किसी एरिया है उसको शेड्यूल्ड एरिया में एक तरह से डिक्लेयर करना है, और उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो भी किसी के अंडर आता है। मान लो जिसको क्या है किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में कन्वर्ट करना है या उसको शेड्यूल्ड एरिया से निकालना है, तो उनको उनका काम कौन करेगा, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके अंडर ये जो पावर है उनको ये मिली हुई है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको उससे बाहर निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, जो उनका वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड एरियाज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति जी के अंडर किया जाएगा। वो अपॉइंट करेंगे, जिसको भी अपॉइंट करेंगे उसको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चार्जेस वगैरह सौंप दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ये क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं कि आपको क्या है, आप कोई फंक्शन ठीक से कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया या किसी बिजनेस से रिलेटेड जो भी फंक्शंस वगैरह हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह पीएम से जो सीख किसी भी टाइम पे क्या है जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो सीख कर सकते हैं, यानी उससे क्या है मांग सकते हैं कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, जो कार्रवाई वगैरह है, लॉज वगैरह हैं वो ढंग से बनाए जा रहे हैं नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर कोई लॉ मान लो गलत बनाया गया है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट उनको भी क्या है प्राइम मिनिस्टर को बुला करके उनको सलाम मशवरा उनके साथ कर सकते हैं और उनसे क्या है इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग सकते हैं, किसी भी क्या है किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्या है इन्फॉर्मेशन, कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। तो ये था हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स में। एक बार ये 2-3 पॉइंट ये जो बचे गए हैं इनको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट अभी जो पावर है उसके ऊपर बढ़ रहे हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पावर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर क्या है हमारी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या कुछ दिया गया है। पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है
ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये हम पहले भी जो इलेक्शन का हमारा जो प्रोसेस था उसमें भी हमने बताया था कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस पार्लियामेंट, इन तीनों को मिला तो इन तीनों को मिलाकर ही जो हमारी पार्लियामेंट है वो बनती है। तो इंटीग्रल पार्ट है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो जो पार्लियामेंट है उसके इंटीग्रल पार्ट हैं। तो ये क्या है, पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि कोई भी जैसे ही कैन समन और प्रोरोग्यू पार्लियामेंट, यानी कि क्या कर रहा है कि पार्लियामेंट को स्टार्ट करना है, बुलाना है, या फिर क्या है मतलब ख़त्म करना है, उसको बंद करना है। तो ये क्या आदेश वगैरह जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो दे सकते हैं कि भी अभी पार्लियामेंट का जो नया सेशन है वो बुलाया जाए, या फिर अभी जो सेशन चल रहा है उसको यहीं के यहीं बंद किया जाए। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास प्रेसिडेंट जी के पास क्या है, पावर्स मिली है उनको, लेजिस्लेटिव पावर, कि वो जो सम्मन कर सकते हैं या प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी भी क्या है पार्लियामेंट को कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो क्या है, ही कैन सम्मन जॉइंट सिटिंग। मान लो किसी मुद्दे पर दोनों हाउसेज में कुछ मतभेद है और दोनों में भी क्या है वो हाउस में वो पास नहीं हो पाता कोई भी बिल, तो उसमें क्या है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज बुलाई जाती है। इसमें जो जॉइंट सिटिंग होगी उसके हेड कौन बनाया जाएगा, उसको चेयरमैन कौन बनेगा, उसका हेड बनेगा जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको ये जो मीटिंग होगी, एक तरह से जॉइंट सिटिंग होगी, इसका हेड जो चेयरमैन है वो बनाया जाएगा। फोर्थ पावर इनके पास क्या मिली हुई है, फोर्थ पावर इनके पास क्या है कि जो मतलब जैसे ये सम्मन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, इसी तरह से जो लोकसभा है, लोकसभा को क्या कर सकते हैं, ये डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी जो लोकसभा को बर्खास्त कर सकते हैं कि। और लोकसभा का डिसॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि वो सरकार, अभी उनका सरकार का कार्यकाल यहीं खत्म, अभी नेक्स्ट सरकार के तो इलेक्शन होंगे, या फिर जो दूसरी पार्टी है वो क्या करेगी, सरकार बनाएगी जो जिसके पास बहुमत होगा, जो बहुमत लेकर आएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो भी सेशन है उसमें क्या कर सकता है, पार्लियामेंट में एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी। कब कब कर सकते हैं, पहला सेशन हो आफ्टर इलेक्शन, यानी सरकार बनकर आई है उसके बाद जो नया उसका पहला सेशन है नई सरकार का, उसमें सबसे पहले क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट है जो हमारे, वो उसमें एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे अपना भाषण वगैरह दे सकते हैं। और सेकंड क्या है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, तो क्या है, हर साल का जो पहला सेशन है, साल का पहला सेशन कब होता है, मतलब जब स्टार्टिंग में होता है तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेशन में ईच ईयर में जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना अभिभाषण दे सकते हैं, वहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। और यह भी कोई नई सरकार बनी है तो उसके जो इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा उसमें भी जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो हमारा अपना जो भाषण है वगैरह वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट कर रहा है कि वो अपॉइंट करते हैं, ये पॉइंट्स 12 मेंबर्स। तो ये 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, 2 राज्यसभा, तो ये राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ये मेंबर्स कैसे होते हैं, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है किसी भी फील्ड में, जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ये किस किस फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट फील्ड से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से क्या है जो मतलब आर्ट हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो इस तरह से जो भी फील्ड के एक तरह से जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं उनको राज्यसभा में अपॉइंट करना क्या है, जो एक इनका पावर है, इनके पावर के लेजिस्लेटिव पावर के अंडर आती है। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, 2 मेंबर ये अपॉइंट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होगी, कम्युनिटी कौन सी होगी, जैसे जो अंग्रेज आए थे तो उसके बाद जो अंग्रेज यहाँ बस गए, उनके जो एक तरह से जो उनकी आने वाली जनरेशन है जो यहाँ पे बस गए थे इंडिया में, इंडिया के परमानेंट सिटीजन बन गए, उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। तो उसके जो मेंबर्स हैं 2 मेंबर वहाँ से भी क्या है जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं रब कर देता हूँ अभी जो इसमें कुछ पावर अभी और बची हुई हैं लेजिस्लेटिव पावर के अंडर, फिर हमें नेक्स्ट पावर के बारे में भी हमने पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको। तो चलिए इसमें नेक्स्ट पावर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर इसमें क्या कह रहा है, मान लो कोई बिल पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट में,
तो उसके बारे में मैसेज भेज करके जो प्रेसिडेंट है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि पेंडिंग क्यों पड़ा है, काफ़ी टाइम से पड़ा है, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह उठा सकते हैं, ये सेंड कर सकते हैं मैसेज वगैरह, कोई भी मैसेज सेंड करके इसको क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से जो पार्लियामेंट से वहाँ से ले सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ बिल्स हैं जो प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ टू सम बिल्स, कुछ बिल्स जो है मान लो पार्लियामेंट में उनको पास करना है, उनको पेश करना है, पेश करने से पहले वहाँ पे रखने से पहले पार्लियामेंट में उनके प्री रिकमेंडेशन जरूरी है राष्ट्रपति की। तो उनमें कौन से बिल आ गए, जैसे कि जो मनी बिल हैं, ये हम फाइनेंशियल पावर में अभी जो इससे आगे वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी पढ़ने वाले हैं। मनी बिल्स हो गए, या फिर जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इससे जो भी पैसे वगैरह निकालने हैं वहाँ से, तो उसके लिए क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं उनकी परमिशन जरूरत होती है, उनकी परमिशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि जो मान लो लोकसभा का कोई सेशन चल रहा है या फिर राज्यसभा का सेशन चल रहा है, तो अगर मान लो वहाँ पे क्या है, जो चेयरमैन है लोकसभा के, स्पीकर है, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, तो जो चेयरमैन स्पीकर है लोकसभा के और उसके जो डिप्टी स्पीकर हैं, अगर मान लो दोनों ही वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, तो किसी अन्य व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को क्या है, अपॉइंट कर सकते हैं लोकसभा के, मतलब वहाँ पे चेयरमैन बनाने के लिए। एक तरह से अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अवेलेबल नहीं है, तो इसी तरह से जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो राज्यसभा के जो के लिए भी तीसरा बंदा कोई चेयरमैन करने के लिए, जब तक वो दो बंदे वापस नहीं आ जाते तब तक कोई तीसरा बंदा अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। अभी क्या करें इसमें, मान लो ये क्या है कि जो रिकमेंडेशन वगैरह जरूरत होती है राष्ट्रपति की, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई बिल वो है सेंड किया गया, बिल सेंड टू प्रेसिडेंट, तो उसके पास प्रेसिडेंट जी के पास क्या क्या पावर होती है उसके लिए। मान लो प्रेसिडेंट के जी के पास एक बिल आ गया, तो उसके पास क्या क्या पावर होंगी उनकी। पहली पावर है गिव हिज एसेंट, तो अपनी एसेंट देना, यानी कि वहाँ पे उस बिल के लिए हाँ कर दें कि भी हाँ ठीक है, ये बिल ठीक है, मुझे ठीक लगा, और इसको आगे पास कर दिया जाए, उसको क्या है लाभ ना दिया जाए। सेकंड क्या हो सकता है, विदहोल्ड द बिल, यानी कि उसको बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई जवाब न दे, उसको बिल को अपने पास रखे, ना कोई हाँ करे उसके लिए, ना कोई ना करे। थर्ड क्या हो सकता है, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि भी उनको लगता है प्रेसिडेंट जी को कि अगर मान लो उसमें क्या है, इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, इसमें कुछ चेंज होने चाहिए, ताकि जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए, उसको भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या है, अगर मान लो कुछ चेंजेस वगैरह किए जा सकते हैं उसमें, तो उसके लिए रिकमेंडेशन वगैरह दे करके जो राष्ट्रपति जी हैं उनको रिटर्न कर सकते हैं बिल को, कि भी इसको इसमें ये वगैरह चेंजेस किए जा सकते हैं, आप इनको चेंज कर दीजिए, तो ये क्या है, ये रिटर्न कर सकते हैं। तो इन पावर होगी हाँ कर दें, इसको होल्ड कर दें, या फिर उसको वापस कर दें कि भी इसको इसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएँ। अगर मान लो ये ही बिल दोबारा दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में पास होकर के उनके पास आ जाता है, तो उनके पास क्या क्या पावर है, उनके पास सिर्फ एक ही पावर बचेगी, फिर उसके बाद वो अपनी जो सिर्फ है एसेंट दे सकते हैं उस पर, कोई भी उसको वहाँ पे ना तो विड्रॉ कर सकते दोबारा, ना उसको रिटर्न कर सकते कंसिडरेशन में। अगर मान लो उन्होंने रिटर्न किया है, तो उसके बाद अगर मान लो उसने पार्लियामेंट ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, अगर मान लो कुछ चेंज किए हैं या नहीं किए हैं, अगर मान लो वैसा का वैसा भी उन्होंने वापस पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो उनको क्या करें, तो भी उनको क्या करनी पड़ेगी, जो अपनी एसेंट है वो अपनी हाँ उनको भरनी पड़ेगी और उसको बिल को पास करना पड़ेगा। इसी तरह से जो मान लो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनके बिल भी जो हमारे गवर्नर हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर्स उसको रिजर्व रख सकते हैं। प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए भी प्रेसिडेंट को हम दिखाएंगे, इसको कंसिडर करवाएंगे। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसको पास करना चाहिए तो उसको पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसके अगर मान लो स्टेट का कोई एक तरह से बिल है, वो गवर्नर के थ्रू उसको रिजर्व करके प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए लाया जाता है, तो उसके पास पहले बार में क्या होंगी, ये तीनों पावर होंगी दोबारा से।
एसेंट दे सकते हैं अपनी, विदहोल्ड कर सकते हैं बिल को, या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अगर मान लो इसमें क्या है, जो मान लो हमारी पार्लियामेंट थी उसमें क्या आया था, अगर मान लो चेंज किया है या कुछ नहीं चेंज किया है और फिर दोबारा आता है तो उनके पास एक ही पावर बचती है कि वो अपने एसेंट वहाँ के उनको देनी पड़ेगी। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा अगर मान लो दोबारा से वो बिल वापस आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो उनके पास तीनों पावर फिर से होंगी। तो क्या है, मतलब उनके पास ये कोई इस बार कोई मजबूरी नहीं है कि इसको पास करना ही होगा। इसकी बार भी उनके पास तीनों ऑप्शन है, उसको एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। तो ये तीनों पावर क्या है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है वो दी गई है। तो ये थी हमारी लेजिस्लेटिव पावर। अभी हम फाइनेंशियल पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्या है अपना नोट्स वगैरह बनाने जो बना लीजिए। हम अगले आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पढ़ाएंगे हम फाइनेंशियल पावर के बारे में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट का लिए पॉज कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक क्या है, तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो लास्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अभी 4 पावर बची हैं, उनको हम कल करेंगे। तो फाइनेंशियल पावर में क्या कह रहा है, पहली पावर क्या दे रहा है इसमें कि कोई भी मनी बिल होगा, एनी मनी बिल, चाहे वो किसी भी हाउस में पास किया जाए, उसको क्या है सबसे पहले उसको पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस उसको लेनी पड़ेगी वहाँ से, प्रेसिडेंट से सरकार को, जो भी पार्टी है जिसकी भी सरकार है उसको वहाँ पे पास करने के लिए पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले ही जो प्रेसिडेंट है उसकी परमिशन वहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो मनी बिल बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के पेश नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता। जो हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, जो हमारा यूनियन बजट है उसको पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, और प्रेसिडेंट की परमिशन से ही क्या है वो उसमें वहाँ पे उसमें लाया जाता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में लाया जाता है प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ ही। उसके साथ साथ जो कंटीजेंसी फंड है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड अलग होता है, कंटीजेंसी फंड अलग होता है। तो जो कंटीजेंसी फंड है इंडिया का, उसमें से अगर मान लो कोई खर्चा निकालना है, कोई एक तरह से क्या है पैसे निकालने हैं वहाँ से, तो उसको प्रेसिडेंट की वहाँ पे परमिशन चाहिएगी। तो किसके लिए निकाला जाता है इसमें से पैसा, ताकि कोई भी जो अनफोर्सीन जो एक तरह से क्या है खर्चे हैं, अनफोर्सीन खर्चे क्या है, जो बजट होता है हमारा उसमें कुछ खर्चों को क्या है उसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। एक तरह से बजट क्या होता है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा इस साल में कितना कितना क्या कुछ खर्चा आने वाला है, कितना कुछ हमारा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होने वाला है। तो उसके अलावा अगर मान लो कोई खर्चे आ जाते हैं, जैसे अभी क्या है, अभी कोरोना का वो चल रहा है पेंडेमिक, तो उसमें क्या है, उसमें जो खर्चे हैं वगैरह वो बढ़ जाते हैं, सरकार के काफ़ी सारा जो लोड है सरकार के ऊपर आ गया है, तो उसके लिए जो फंड वगैरह निकालने पड़ेंगे कंटीजेंसी फंड से वहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो अभी फ्रेंड्स कोरोना की बात चली गई है, तो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। कोरोना काल अभी क्या है, अभी पीक अभी आने वाली है, तो अभी केसेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आप घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, यानी कि घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। और जो सरकार गाइडलाइंस वगैरह जारी कर रही है कि आपको थोड़े थोड़े 2-3 घंटे में आप सैनिटाइजर से अपने हाथ वॉश कीजिए, साबुन से हाथ वॉश कीजिए, और क्या है बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले, और बाहर से जब भी घर आएँ और या बाहर से कोई भी सामान लेकर आएँ तो उसको क्या है सैनिटाइजर से वॉश कीजिए, सैनिटाइजर से इसको साफ कीजिए, तभी आप जो सेफ रह सकेंगे। और जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं और जो 65 साल से बड़े आपके बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनको जितना उसके कम हो उसके घर से बाहर मत निकलने दीजिए। और आप भी जितना, अगर मान लो कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, तभी हम क्या है इस पेंडेमिक से हम लड़ पाएंगे। इसमें सरकार का आप सहयोग करें ताकि आपको जो पेंडेमिक है उसको जल्दी से निपटारा हो सके इसका, और जो हमारा डेली रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है, वो दोबारा से चल सके। तो घर पर रहिए और स्टे सेफ रहिए। तो चलिए हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है
कि कोई भी डिमांड है, अगर मान लो कोई डिमांड सरकार को रखनी है या किसी भी तरह से क्या है जो ग्रांट, डिमांड ऑफ ग्रांट, ग्रांट क्या होती है, एक सहायता होती है। तो किसी स्टेट को सहायता देनी है या किसी एक तरह से जो सरकार को ही सहायता की जरूरत है, पैसे की जरूरत है किसी अनफोर्सिन खर्चे के लिए, तो उसके लिए भी क्या है जो परमिशन है वो चाहिए होगी प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट क्या है, परमिशन, वो उसको परमिशन नहीं मिल सकती, उसको वहाँ से सरकार वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकती। इसमें आज का लास्ट क्या है, लास्ट इसमें कह रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन की मैंने पहले ही बताया था, जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन अपॉइंट करता है, वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है हर 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स। जो नया फाइनेंस कमीशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसके जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स एंड चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के, वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो रिवेन्यू आए हैं, जो रिवेन्यू हमारा आया है, मान लो टैक्सेस के थ्रू आया है, इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू आया है, तो किसी तरह से भी जो सरकार का रिवेन्यू आया है उसको स्टेट के और सेंटर के बीच में कैसे उसको अलॉट करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है। तो इसके लिए जो कमीशन बिठाया जाता है, जो ये क्या करता है, रिकमेंडेशन वगैरह देता है कि इतना रिवेन्यू स्टेट को दिया जाना चाहिए, इतना रिवेन्यू स्टेट के पास जाना चाहिए, इतना रिवेन्यू सेंटर के पास जाना चाहिए। तो ये सब जो रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिकमेंडेशन वगैरह है वो हमारा फाइनेंस कमीशन देता है। या और भी जो फाइनेंस से रिलेटेड, जो हमारे क्या है आर्थिक स्थिति से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन वगैरह सरकार को देने होते हैं वो फाइनेंस कमीशन हमारा देता है। तो इसके जो अपॉइंटमेंट वगैरह है इसको भी 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद नया फाइनेंस कमीशन बिठाया जाता है। अभी कौन सा चल रहा है, अभी इसके बारे में अभी चल रहा है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप क्या है स्टार मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, या पूछा जा सकता है कि उसके क्या है मेंबर और चेयरमैन कौन है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आप इसके चेयरमैन का क्या है गूगल पर नाम सर्च कर सकते हैं। हमें कल जो हम लेक्चर लेने वाले उसमें आपको कमेंट करके आपको बताना है कि जो 15th कमीशन है फाइनेंस कमीशन, उसके हेड अभी कौन चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। कल हम इसके जो आगे वाली पावर्स है, मिलिट्री पावर होगी, डिप्लोमेटिक पावर होगी या इमरजेंसी पावर्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जो हमारी वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए, लाइक की दीजिए और कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ चेंज वगैरह की जरूरत है। और आपका जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको हेड के बारे में आपको कमेंट करके हमें वीडियो में बताना है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।